जम्मू में आतंकी हमला, नीट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बेल। यह सप्ताह खबरों से भरपूर था और आपने भी हमें काफ़ी सारे प्रश्न भेजे जिनके उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं द प्रिंट के पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। इस सप्ताह के हेडलाइंस के पीछे डीके सिंह के साथ मैं हूं नीलम पांडे। अंकुश गौर कहते हैं कि क्या प्रिंट के पास ये डेटा है कि शहरी आबादी में 2024 में किस तरह वोट किया है, और या फिर ऐसा डेटा के आधार पर क्या बीजेपी अभी भी शहरी आबादी को जारी रखना चाहती है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार का बजट क्या जो शहरी मतदाताओं को कुछ राहत दे सकता है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बजट आने वाला है। देखिए, बजट का तो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था। हम तो ये देख रहे हैं, जब प्रेसिडेंट मुर्मू कह रही थी अपने जॉइंट एड्रेस में कि फ्यूचरिस्टिक विजन होगा, उसमें देखते हैं उसमें क्या आता है। लेकिन जहाँ तक ये डेटा की बात करें, किसने कैसे वोट किया, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। हम अपने व्यूअर्स को वो स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। CSDS लोकनीति का जो पोस्ट पोल सर्वे है, काफ़ी क्रेडिबल उनका सर्वे जो होता है जी। पोस्ट पोल सर्वे में जो उन्होंने कहा, देखिए रूरल अर्बन में तो बेसिकली ऐसा अंतर बहुत ज़्यादा रूरल और अर्बन में किसी को नहीं पड़ा। टाउन्स में काफ़ी अंतर पड़ा है, जहाँ पे बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगा है और कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा मिला है उसमें। तो एग्जैक्ट अगर डेटा को देखें तो गांव में जो है जी। अब CSDS लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे करा कि कांग्रेस को 20% वोटर्स ने दिया, तो वो 1% ज़्यादा है 2019 से, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। वही बीजेपी को 36% लोगों ने दिया, 36% वोटर्स ने। 2019 में 37% था, तो 1% बीजेपी का कम होना, कांग्रेस का 1% बढ़ना गांव में, मतलब कोई ज़्यादा इतना कुछ अब इसमें कोई रीड नहीं कर सकते हैं। मोर और लेस सेम रहा है। शहरों में देखेंगे, सिटीज़ में देखेंगे, जब बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे कांग्रेस का थोड़ा घटा ही है। इनफैक्ट 2019 में इनके सर्वे ने कहा था करीब 25% वोटर्स ने कांग्रेस को दिया था। 2024 में 23% वोटर्स ने कांग्रेस को दिया है, थोड़ा सा घटा है। बीजेपी का एक्चुअली 1% बढ़ा बड़े शहरों में, सिटीज़ में 38% वोटर्स ने दिया इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को, जो 1% ज़्यादा है 2019 के मुकाबले। वो जो मेन आप अंतर देखेंगे वो टाउन्स हैं। टाउन्स में जो हुआ है कि कांग्रेस को 25% वोट मिले, वो पिछली बार उनको 2019 में केवल 18% मिले थे, तो 7 परसेंटेज पॉइंट्स का इनको इजाफा है, वो ज़्यादा मिला इस बार कांग्रेस को। बीजेपी को 37% वोट्स मिले टाउन्स में, तो वो करीब 3 परसेंटेज पॉइंट कम है 2019 के मुकाबले। लेकिन फिर भी ये इससे ज़्यादा आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ गांव में बीजेपी को कोई फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन चल रहा था। हाँ, हालांकि अब ये जब डेटा देखते हैं तो अब स्पेसिफिक पोस्ट पोल डेटा नहीं है कि पंजाब में देखा है बीजेपी है ही नहीं, तो उसकी अब क्या बात करेंगे। यूपी में अगर हुआ इस तरह का झटका लगा है तो डेटा उसको शायद कैप्चर नहीं करे। यूपी में रूरल एरिया में थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। ये ओवरऑल डेटा है पूरा नेशनली जो इन्होंने सर्वे किया था, तो उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इनके वोट बेस पे आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं कि ईडी मामले में हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से क्या भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, और क्या ईडी किसी प्रकार का सुधार करेगा। देखिए, अब तक तो दिख नहीं रहा, लेकिन इस मामले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को जो आज इंटरिम बेल जो सुप्रीम कोर्ट से मिला है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग देखेंगे कि उन्होंने कहा है कोर्ट ने इंटरिम बेल देते हुए, ऑफ कोर्स जैसा ही कह रहे हैं CBI का भी चल रहा है, चल रहा है जी, जेल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ईडी ने एक PMLA का उन्होंने कहा है एक सेक्शन जो है जिसके अंदर लोगों को अरेस्ट कर लेता है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक जो ग्राउंड था, जैसे आप उनका सेक्शन 19 है उनको पढ़ेंगे तो वो कहते हैं PMLA में कि अब डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो या कोई और ऑफिसर जो ऑथराइज्ड हो, उसके पास अगर पूरा मटेरियल है जिससे कि उनको लगता है ग्राउंड कि आप दोषी हैं, तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, वो लिख के देना पड़ता है कोर्ट को। अब कोर्ट ने एक एडिशनल ग्राउंड ये भी कह दिया है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि केवल इंटरोगेशन के लिए आप अरेस्ट नहीं करोगे कि इंटरोगेट करना है इसलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। उसमें नीड क्या है, ज़रूरत क्या है और नेसेसिटी क्या है अरेस्ट के, ज़रूरत और आवश्यकता क्या है, इसको देखने के लिए एक लार्जर बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब लार्जर बेंच इस पर डिसाइड करिए कि क्या ये भी नीड और नेसेसिटी को भी एक ग्राउंड देखा जाए अरेस्ट करने के पहले, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि केवल आप इंटरोगेट करने के लिए अरेस्ट कर लेते हो, और बहुत सारे इसमें बहुत सारे विक्टिम्स हुए हैं, कुछ सही होंगे केसेस, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो ये कोर्ट ने एक नया एक स्टेप लिया है इस पर, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। जहाँ तक
पॉलिटिकली देखें इनको तो ठीक है, हेमंत सोरेन बाहर आए हैं, नेचुरली थोड़ा जेएमएम को फायदा तो होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन वहाँ पे सीएम होके गए हैं, बहुत डायनेमिक है वहाँ के लिए वो। और जो ट्राइबल वोटर्स आपने देखा जैसे शिफ्ट किया है बीजेपी से, हेमंत सोरेन उसको टैप करेंगे। प्लस पार्टी में जब ठीक है, अब चंपई थे वहाँ पे, नहीं ऐसे नहीं, चंपई नहीं कहता हूँ, चंपई सोरेन जब सीएम बने थे तो पार्टी चल रही थी, लेकिन अब मेन लीडर आपका नहीं होता तो चुनाव में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली असेंबली इलेक्शन में जो कि आप सीएम को देखते हुए देते हो, तो अंदर रहते तो सिंपथी वोट को लोगों का आशा थी, लेकिन अभी भी जाके अब ये इसको मुद्दा बनाएंगे कि देखो हमें इतने दिन तक सीएम से हटाया। अब प्लस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, तो उससे थोड़ा फायदा होगा। तो जहाँ तक पॉलिटिकल एंगल से इसको देखेंगे तो ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा कि वो बाहर रहेंगे तो हेमंत सोरेन के रहने से जेएमएम को फायदा होगा। बीजेपी को कितना झटका लगेगा इससे, हाँ थोड़ा सा सेटबैक होगा, क्योंकि आपके सामने में जो है सो अब हेमंत सोरेन वापस अब बाहर है, मतलब अंदर नहीं है वो, तो उससे थोड़ा घाटा लगेगा। अरविंद केजरीवाल का देखिए दिल्ली इलेक्शन अभी अगले साल है फरवरी में, तो अभी बीजेपी को अभी कोई सेटबैक कहे इंटरिम बेल से, क्योंकि बाहर वो नहीं निकले हैं। जब सीबीआई वाले केस में भी अगर निकले वो बेल पे, तब आप कहें कि फिर अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होगा तो ऑफकोर्स आपको उसका फायदा मिलेगा और बीजेपी उससे प्रेशर में आएगी। हमारे एक यूजर ने क्वेश्चन भेजा है, वो पूछना चाहते हैं, आदर्श रूप से बीजेपी खुद को सुधारने वाली एक पार्टी हमेशा ऐसे डिसीजंस लेती है, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव में भारी देरी से ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि उन्होंने हालिया झटके से कोई सबक नहीं सीखा है। क्या भाजपा में दरारें विकसित हो रही हैं, वो पूछते हैं, और आरएसएस या कोई अन्य पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई है, खासकर जब से आपके लिए वो कहते हैं कि आपने बताया भाजपा के दिग्गज चुनाव परिणामों के बाद अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। देखिए भाजपा में दरारें हैं वो तो आपको ही पता है, हमें ही पता है, मतलब अलग अलग लेवल पे है, लेकिन जहाँ इसकी बात करें हम, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बड़ा एक अजीब टाइप का स्थिति है। मैंने इस पे पॉलिटिकली करेक्ट में मैंने एक शो भी किया था उस पर कि अब नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 2023 में जब इनका ख़त्म हो रहा था नड्डा जी का टेन्योर, तो उनको एक्सटेंड किया इनके टेन्योर को कि जून 2024 तक उनका टेन्योर बढ़ाया। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन इस फरवरी में इस साल में ली थी, उन्होंने भी उनका टेन्योर बढ़ा, कहा ठीक है जून तक रहेंगे, जून तक मतलब जून 30 तक जी। उसके बाद एक ये भी बदलाव किया गया, उन्होंने अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंक्लूड किया कि अगर प्रेसिडेंट का जो है टेन्योर होगा, एक्सटेंशन हो, जो भी हो, इस पे पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे डिसाइड कर सकती है। वो सक्षम है कि उस पे इन चीज़ों पे निर्णय लेने के लिए। तो अभी तक जैसा है, क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव का तो 2023 वाला फैसला था कि इनको एक्सटेंशन देने का, तो नड्डा जी का 30 को ख़त्म हो गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इनको एक्सटेंशन दिया नहीं है। तो अब नड्डा जी वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट नहीं रहे फिर, क्योंकि आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन काम आएगा, पर काफ़ी डिसीजन भी वो लेते जा रहे हैं। और उसके बाद भी जबकि उनका अपना टेन्योर ही खत्म हो गया है, वो हरियाणा में उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया, उन्होंने करीब 23 राज्यों के इंचार्जेज और को इंचार्जेज बनाए, 24वां में नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेटर, जॉइंट कोऑर्डिनेटर बनाया। ये सारे अब डिसीजन ले रहे हैं तब, जबकि टेक्निकली आप अब अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि अगर आपको बढ़ाया जाता पार्लियामेंट बोर्ड मिलती, फिर होता कि अभी पार्लियामेंट बोर्ड ने इनको और एक्सटेंशन दे दिया, क्योंकि उनका एक्सटेंशन 30 जून को ख़त्म हो गया। अब इस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब पार्टी में देखेंगे जो पार्टी के स्पिन मास्टर्स हैं जो आपको समझाएंगे, वो कहते हैं कि वो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मिली थी ना, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जब तक है, जब तक चुनाव नहीं, जब तक अगला नहीं आते तब रहेंगे। ऐसा कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अमित शाह जी इन लोग सब ने रिपोर्टर से बात की थी कि भैया जून तक रहेंगे, कोई ऐसा कोई प्रेस रिलीज नहीं, रिपोर्ट भी हुआ था कि 30 तक रहेंगे, कोई ऐसा कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। और अब आपके उस डिसीजन के हिसाब से तो खत्म हो गया है टेन्योर। अब नहीं बन रहे हैं, हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं बन रहे हैं तो अब कुछ नहीं तो वर्किंग प्रेसिडेंट ही बना लेते। आपको याद हो जब अमित शाह जी का टेन्योर खत्म होने वाला था तो वर्किंग प्रेसिडेंट नड्डा जी को बनाया गया, मेरे ख्याल से जून 2019 में। फिर जाके वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, और अंडर स्टडी जैसे होते हैं ना अमित शाह के अंदर शेखना टाइप से, कि अब फिर जाके वो जनवरी में जाके उन्होंने टेक ओवर किया। तो अगर नड्डा जी को हटाना था, किसी को वर्किंग प्रेसिडेंट बना लीजिए। वर्किंग प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि इन्हीं का, जानते हैं आपकी भाजपा में चुनाव तो होता नहीं, मतलब वो चुना जाता है इनको बेसिकली कौन होगा प्रेसिडेंट, मतलब कंसेंसस से। तो उसमें जिसको भी कंसेंसस होगा तो आप लाते बाहर कि ये वर्किंग प्रेसिडेंट होगा।
तो ऑब्वियसली आप वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कंसेंसस नहीं बन रहा है किसी को लेके। अब ये कहना मुश्किल है कि इसमें अब बीजेपी का क्या स्टैंड है, मतलब मोदी जी या अमित शाह किसको चाह रहे हैं या आरएसएस किसको चाह रही है, क्योंकि सब कुछ कंसेंसस से होता है। चुनाव होता है दूसरी बात, कंसेंसस क्यों नहीं बन पा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, इलेक्शन प्रोसेस तो स्टार्ट कीजिए। अब मेंबरशिप ड्राइव जनरली शुरू करते हैं, मेंबरशिप ड्राइव अब शुरू के प्रोसेस तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। नहीं कुछ तो वर्किंग प्रेसिडेंट बना दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि अगला 3-4 राज्यों का चुनाव है। जी, फिर भाई अगला 3-4 राज्यों का चुनाव है अगर सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद दिल्ली चुनाव आ जाएगा अगले फरवरी में, और बढ़ जाएगा फिर बिहार का चुनाव बड़ा क्रूशल है उसके बाद। कब तक डिले होगा? फिर तो जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तब तक तो अगला प्रेसिडेंट ही नहीं आएगा। तो ये बड़ा अजीब टाइप की स्थिति है जिसमें पार्टी से क्लैरिटी नहीं आ रही है। नवनीत जानना चाहते हैं कि शाह बानो मामले में जो हालिया फैसला से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ अमान्य हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का था कि सेक्शन 125 है सीआरपीसी का। जी, अब जिसमें के थ्रू जो मेंटेनेंस दिया जाता है आपके डिवोर्स के बाद, हस्बैंड को जो मेंटेनेंस देना है, अब उसमें है वो सेकुलर है वो लेजिस्लेशन। उसमें ये नहीं कि अब ये जो कोर्ट में गए थे कि भाई ये हम जाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ से जाएंगे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है, जो इद्दत पीरियड जो होता है वो 3 महीने का, कि उसमें मेंटेनेंस का हस्बैंड देता है। मतलब इद्दत पीरियड उसको जो वेटिंग पीरियड है आप जो कहते हो आप, उसमें हस्बैंड देता है, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर वही वुमन अगर सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 125 के अंदर कोर्ट में जाएगी हमको मेंटेनेंस चाहिए, तो अब कोर्ट ने कहा है कि ये जो है लेजिस्लेशन सेकुलर है, इसमें हिंदू मुस्लिम पारसी कोई भी वुमन आके अपना मेंटेनेंस ले सकती है। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी जगह पे है। इनका कहना है कि इसके अंदर अगर किसी महिला ने आकर अपना क्लेम किया, किसी मुस्लिम महिला ने जी, सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंदर, तो उनको मिलेगा मेंटेनेंस और वो हस्बैंड को देना पड़ेगा। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। नहीं कहा है। विपिन गुप्ता जानना चाहते हैं कि हरियाणा में बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन हुआ है अगले विधानसभा चुनाव के लिए। क्या इस गठबंधन से बीएसपी खुद को पुनर्जीवित करना चाहती है? ये गठबंधन किसके लिए ज्यादा समस्याग्रस्त है, कांग्रेस या देखिए, बीजेपी? इन्होंने पहले भी 2018 में इन्होंने गठबंधन की कोशिश की थी आईएनएलडी के साथ। पैक्ट हुआ भी था 18 में किया था, 19 के चुनाव के पहले। फिर उसके बाद आईएनएलडी स्प्लिट कर गई, उधर जेजेपी बन गया, तो उसके बाद बीजेपी ने कॉल ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया उस गठबंधन को। लेकिन बीएसपी का आप देखेंगे, देखिए हरियाणा में करीब 20% एससी वोटर्स हैं जो को बीएसपी का जिसमें अपना एक रहता है। अब 20% मतलब जाट्स के बाद दलित सी है, तो वोट बैंक तो बहुत मजबूत है। फिर आप देखेंगे इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस ऑलमोस्ट स्वीप कर गई है। सारे मतलब दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें भी 2, और जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वो जहाँ पे दलित डोमिनेटेड जो है उस तरह के उस सेगमेंट्स में, उसमें भी कांग्रेस करीब स्वीप कर, मेरे ख्याल से 13-4 टाइप का कुछ बनता है जो 13 असेंबली सेगमेंट्स में ये लोग ले गए। तो दलित का शिफ्ट तो बहुत क्लियर है उसमें। अब बीएसपी आईएनएलडी क्या कर सकते, क्योंकि इनका अपना परफॉर्मेंस 2024 में देखिए तो आईएनएलडी का मेरे ख्याल से 1.87% वोट है और बीजेपी का कुछ बीएसपी का कुछ 1.2% टाइप का, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन ये मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। असेंबली इलेक्शन 2014-2019 देखें तो बीएसपी का वोट शेयर 4.1-4.2% रहा है, तो 4% के आसपास का उनको मिला है तब तक। लेकिन 19 तक बीएसपी बहुत रेलिवेंट थी, यूपी में भी रेलिवेंट थी। अब 24 में आके वो 4% भी आपके पास बचा है नहीं बचा है, खास करके दलित जो अपनी लोकसभा में देखा कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हरियाणा में नहीं बाहर भी। तो उसके बाद मायावती अब अभय चौटाला के साथ मिलकर क्या, आईएनएलडी के साथ मिलकर क्या कर पाती है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों अब स्पेंट फोर्सेस टाइप के लग रहे हैं। चुनाव में आप किसी को कह नहीं सकती कौन कितना लाएगा, लेकिन अभी तक जब दोनों का लग रहा है कि स्लाइड पे हैं। अब इसमें उनको कितना वोट मिलेगा देखिए। कार्तिक पराशर लेकिन हाँ, उसका उन्होंने दूसरा जो कहा है कि किसको नुकसान करेगा, तो अब भी इस तरह अगर वैसे देखें चूंकि दलित कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो अगर मायावती अगर वो वोट ले लेती है वोट महंगा, तो हो सकता है कि कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान करे। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, वैभव गहलोत लगातार दूसरी बार हारे हैं राजस्थान से, यहाँ यह उनके और अशोक गहलोत के भविष्य के बारे में क्या कहता है? पहले जोधपुर से, देखिए, फिर अशोक जालौर से। गहलोत जी की बात करें तो अब इतने दिन सीएम रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो कुछ ना कुछ सेंटर में अपना रोल प्ले करते रहेंगे। स्टेट में मेरे ख्याल से आज न कल सचिन पायलट को कांग्रेस जो है सो फिर आगे बढ़ाएगी, उनको कमान सौंपेगी।
जब भी, अभी तो टाइम है, अभी तो अगला इलेक्शन का भी काफ़ी टाइम है। बीच में जहाँ तक वैभव की बात है, आप बताइए, अपनी वैभव ने 2 बार चुनाव लड़ा लोकसभा, एक बार जोधपुर से, इस बार जालौर से। दोनों बार 2 लाख वोट से ज़्यादा से आप हारे हो। जोधपुर से 2,70,000 वोट से आप हारे थे, यहाँ से भी करीब 2 लाख से ज़्यादा से जालौर से भी आप हारे हैं, जबकि थोड़ा सा एंटी बीजेपी का था यहाँ पे राजस्थान में इस बार। सेंटिमेंट। और अब अशोक गहलोत चेहरा है, फिर भी अगर इनके बेटे का ये हो रहा है तो पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, ये तो हम नहीं कह सकते। अब हो सकता है कि अगला असेंबली तक फिर अब असेंबली में आने की कोशिश करें, तो वो तो चलता रहेगा। मतलब राजनीति में कोई ख़त्म नहीं हो जाता पूरी तरह से अचानक। लेकिन अभी जो दिख रहा है, देखिए अभी सेंट्रल लेवल पे आगे जाके गहलोत खेलेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, उसका रोल करेंगे। स्टेट में धीरे धीरे उनका स्टेट से पकड़, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से धीरे धीरे उनको हटा के सचिन पायलट को लाने की कोशिश की जाएगी। टसन चलता रहेगा, बिकॉज अशोक गहलोत इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, तो उनकी भी बहुत बहुत बड़े फॉलोइंग है, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी उनका ग्रिप भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक सुबह निकल के चल देंगे या कांग्रेस उनको पुल आउट कर लेगी। लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब वो गहलोत फेज जो है, गहलोत एरा कह सकते हैं, गहलोत युग कह सकते हैं राजस्थान में, वो धीरे धीरे खत्म होगा। शोभित कौल आपकी एक टिप्पणी चाहते हैं आंध्र प्रदेश का जो वाइट पेपर है उस पर। देखिए, इस पे हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता जी ने कट क्लटर किया हुआ है, कल ही उन्होंने किया, आज उसको देखिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है उसका। तो उस पर अब मैं क्या बोलूँगा, मेरे ख्याल से उनको हम अपना हम डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक हम देते डालेंगे, हैं, फिर वहाँ उसको प्लीज़ देखिए, वो बहुत बहुत डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। आदित्य पूछते हैं कि आपको लगता है कि पीएम मोदी की जो रूस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा मतदाताओं, विशेष रूप से उत्तर पूर्व के लोगों के बीच एक सकारात्मक संकेत भेजेगी, और इस तरह के दौरे उत्तर पूर्व में कांग्रेस के भाग्य को क्या पुनर्जीवित करेंगे? वो ये भी पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाने से रोक रहा है? क्या वो इस समस्या को अनदेखी कर रहे हैं या और उन चीज़ों को ठंडा होने दे रहे हैं जो वास्तव में नहीं हो रही हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन कांग्रेस की तरफ से इसको देखिए, तो कांग्रेस का थोड़ा सा रिवाइवल का तो दिख रहा है। जैसे देखिए, अब नागालैंड में उनका एक एमएलए नहीं है और एक एमपी आ गया इनका। लेकिन 25 साल के बाद इनका कोई एमपी वहाँ नागालैंड में आया होगा, कोई है ही नहीं। तो वहाँ तो ऐसा था कि बाद में नागालैंड में लोगों से बात कर रहा था, वहाँ बीजेपी की तरफ से जो मतलब एनडीपीपी के जो कैंडिडेट थे, वो कैंपेन के लिए निकले ही नहीं, कि जरूरत ही नहीं है, अपोजिशन ही नहीं है। वहाँ एक सीट ले गई, मणिपुर की दोनों सीट ले गई कांग्रेस, आप समझिए। मेघालय में एक सीट ले गई। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कांग्रेस को सपोर्ट तो मिल रहा है, जिसपे कि आपने देखा हिमंता बिस्व शर्मा जी ने कमेंट कर दिया था कि ये जो है कुछ खास धर्म के लोगों ने जो है पार्टी को बैक कर दिया। उनका कहने का मतलब था कि क्रिश्चियंस ने जो है, मतलब चर्च ने हेल्प किया है कांग्रेस को। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस का दिख रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा वापस जो है कांग्रेस की वापसी हो रही है, एटलीस्ट इस लोकसभा इलेक्शन में। जहाँ तक मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, इस बात पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, मतलब ऐसा क्या है क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बीजेपी को आपने देखा है कभी गलती नहीं मानते कि हमने कभी गलत किया है। तो जो कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वहाँ आप जाने पे शायद ऐसा लगेगा कि अब आप अपनी गलती मान ली कि यहाँ कुछ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि इम्प्रूव कर रहा है बहुत कुछ, सारा कुछ। और देखो, कांग्रेस वाले थे, उन्होंने 9-10 बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, हमने तो नहीं किया, मतलब हम बेटर कर रहे हैं। तो शायद ये कि वहाँ जाने पे, जबकि कुछ ग्राउंड पे ऐसा कुछ चेंज भी नहीं हुआ है, कि जाने पे फील आया कि अब फाइनली एक्सेप्टेंस हो जाए कि हम यहाँ गलती हो रही थी। मेरे ख्याल से वो है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है इसमें बस के लिए। नवनीत रिंगानिया ने 2-3 प्रश्न भेजे हैं। मैं एक उनका पहले प्रश्न से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। वो कहते हैं कि नीट के कोर्ट केस पर आपका क्या कहना है? क्या कोर्ट रीटेस्ट ऑर्डर करेगा? अगर नहीं तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि लोकतंत्र नहीं रहा अब देश में? वो कहते हैं, और लोगों का विश्वास कैसे बनेगा जब सबको, वो कहते हैं, साफ साफ सामने हुई धांधली दिख रही है, और क्या ये मोदी सरकार की कमजोरी दिखाती है? देखिए, कोर्ट क्या कहेगी अब ये कहना तो मुश्किल है। आप जानते हैं कि सरकार का स्टैंड कोर्ट में है कि मतलब रीटेस्ट नहीं होना चाहिए जी। कोर्ट का उसके फैसले पर तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या फैसला होगा, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अब क्या कहिएगा, देखिए अब दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक तरफ से ठीक है, अगर धांधली हुई है, अब हमें पता ही नहीं है, सरकार तो कह रही है आईआईटी मद्रास का एक डेटा एनालिटिक्स को लाके दे दिया कि भाई मास स्केल धांधली नहीं हुई है उतने बड़े लेवल पे, तो उसका मतलब है कि हम इसलिए रिटेस्ट
नहीं कर रहे। नहीं करना चाहते कि उस स्केल पे नहीं हुआ है। अब लोकलाइज भी हुआ तो कभी आपको आपने जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, आपने जैसे कहा कि ठीक है बिहार में अरेस्ट हो गया भाई, तो कहीं कहीं हुआ है। प्रॉब्लम है कि हमको पता भी नहीं कितने किस लेवल तक हुआ है, इसका हम तो अभी पता नहीं है। जी। दूसरा इशू तो फिर जो है पूरे एक टेस्ट पे जो है एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कितना लेजिटिमेट है नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं किस एक्सटेंट तक हुआ है धांधले। लेकिन दूसरी तरह से सोचे तो आप बताएं कि 20-24 लाख स्टूडेंट्स ने कितने महीने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया होगा, उनके कितने होप्स होंगे, और अचानक उनकी बिना उसकी गलती के और फिर से सारा उनका मेहनत बेकार चला जाए, फिर से मेहनत करो अब महीनों और फिर अगली बार हो नहीं हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लेकिन इसमें एक सरकार के अप्रोच पे थोड़ा मुश्किल है, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है। और उसका एक दूसरा एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, रिपोर्ट किया इंडियन एक्सप्रेस ने कल, जी। जैसे यूजीसी नेट वाला था। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को टिप ऑफ दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी। अगले दिन जाके कैंसिल कर दिया। फिर अब जो सीबीआई ने इनको रिपोर्ट दिया है कि इन्होंने जो कैंसिल किया, हुआ क्या था कि टेलीग्राम पे हाँ। वैसे टेलीग्राम पे चल रहा था कि स्क्रीनशॉट क्वेश्चन पेपर का, तो इन लोगों ने एमएचए की तरफ से, उनका एक डिपार्टमेंट है, उनसे उनको पता चला कि स्क्रीनशॉट चल रहा है। उसको लेके इन्होंने कह दिया कि भाई यूजीसी नेट में गड़बड़ हुआ है, इन्होंने कैंसिल कर दी। अब सीबीआई कह रही है कि वो डॉक्टर्ड था, टेलीग्राम पे जो चल रहा था फेक था वो, क्योंकि अब फेक के बेसिस पे आपने पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। ठीक अगले दिन करीब 8-9 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं उसमें। जी। तो ये जो इस तरह का अप्रोच है ना, मतलब नीजर्क, ये करे नहीं करे, वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। और इसमें नीलम आपको बताएंगी, क्योंकि नीलम एक समय में एजुकेशन की बहुत ही जुझारू पत्रकार थी उस समय एजुकेशन मिनिस्ट्री में। अब ये मुझे सीबीएसई का पिछला एग्जाम्पल बता रही थी कि उस समय कैसे हैंडल किया था, इसी सरकार ने 2018 की बात है, कि दोनों के हैंडलिंग में क्या अंतर है। नीलम शायद आप खुद ही उस हाँ, पर बात कर रहे हैं। 2018 में एक्चुअली सीबीएसई के भी पेपर लीक की बात हुई थी, और उस टाइम अनिल स्वरूप सेक्रेटरी थे एजुकेशन के। तो उसमें जो हमने अप्रोच में जो डिफरेंस देखा वो ये था कि मैथ्स का उन्होंने रीटेस्ट करवाया, तो जो एक्शन लिया गया वो बहुत ही क्लियर था, और दिल्ली में केवल, हाँ, दिल्ली में कराया गया, पूरे में नहीं कराया गया, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि इसका इम्पैक्ट दिल्ली में ज्यादा है। डिफरेंस ये था कि इस बार क्लैरिटी नहीं आ रही थी, ना एनटीए से, ना एचआरडी एजुकेशन मिनिस्टर से, ना डिपार्टमेंट से। तो ये क्लैरिटी उस टाइम जो उनका रिस्पॉन्स था वो बहुत क्लियर था। उस टाइम पे भी एक लीक हुआ, लेकिन लीक को उन्होंने हैंडल बहुत अच्छे से किया, और उसकी इतनी ज़्यादा आलोचना नहीं हुई जितनी अब नीट के एग्ज़ाम की हो रही है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब ज़्यादा हैं, लेकिन एक अप्रोच में जो डिफरेंस दिखा 2018 में और 2024 में, वो बहुत स्टार्क मुझे दिखा। वो तो वही कह रहा हूँ, जैसे यूजीसी नेट में आप फेक आपने स्क्रीनशॉट के आधार पे आपने कैंसिल कर दिया, और अब तो फिर उसके रीटेस्ट की तैयारी चल रही है। बिल्कुल। और यहाँ तो हमें पता ही नहीं है किस एक्सटेंट तक धांधली हुई है। और इसके लिए खासकर इन्होंने एनटीए बनाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बनाने का एजेंडा ही ये था कि सारे पेपर अच्छे तरह से लिए जाएंगे, एक एजेंसी बना दिया आपने। तो अब देखिए लाखों स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं है फिर से एग्जाम होगा नहीं होगा, उन्होंने जितनी मेहनत की उसका क्या होगा। ये कन्फ्यूजन कई सप्ताह से चल रहा है अभी, मतलब जी। कुछ तो क्लैरिटी हो इस पे। और नवनीत, एक और प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल का मामला जो ये पूरा चल रहा है इशू ठंडा पड़ गया है? इसे क्या आम आदमी पार्टी का अंत समझा जा सकता है? क्या अदालतें इतनी लाचार हैं कि बिना सबूत के एक सिटिंग सीएम को सरकार अंदर रख रही है? तो आम लोगों का क्या होगा, वो पूछते हैं। देखिए ये तो अपनी ओपिनियन है, कितना सही है कितना गलत है। अदालतें लाचार नहीं है। अभी हमने बात की कि कैसे पीएमएलओ को लेकर उन्होंने एक नीड एंड नेसेसिटी को उसको लार्जर बेंच में डाल दिया है एग्जामिन करने के लिए, अरेस्ट को लेके, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। अब अदालतों का भी प्रॉब्लम है। देखिए अब कानून आप ऐसे ऐसे लेके आएंगे कि उसमें बेल कंडीशंस में, बेल के लिए ऐसे ऐसे कुछ प्रोवाइड किए हुए प्रोविजंस कि फिर मुश्किल हो जाती है जजेस को भी। अब कानून हम अगर इस तरह का लाएंगे तो अब उस पर आप बार बार उसको एग्जामिन करवाएंगे। अब जैसे लार्जर बेंच को देने की बात करें तो अदालतें धीरे धीरे फिक्स करती रहती है। अदालतें लाचार नहीं है, लेकिन कितना प्रोएक्टिवली किस लेवल पे होता है वो दूसरी बात है। जहाँ तक आम आदमी की पार्टी की बात है, देखिए 2 स्टेट में, मतलब एक दिल्ली कर लीजिए, यूटी कह लीजिए, पंजाब में उनकी सरकार है, तो ऐसा अचानक कोई पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती ना। जो आप बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक बात यही पार्टी है जो कि दो स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं इनके। तो
अरेस्ट ये सब चलता रहेगा, इससे पार्टी अब भी मतलब हाँ ठीक है बैकफुट पे है। आगे इनको लोकसभा में भी सेटबैक लगा है पंजाब में, दिल्ली में देखिए क्या होता है, फ्यूचर अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना कि मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत इस पर नहीं है। सीधी सी बात है कि अभी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है आपके लिए, मतलब जहाँ तक इन द सेंस कि आपके 2 स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स हैं। प्रश्न हमें भेजा है, कार्तिक पराशर ने भेजा है। वो कहते हैं कि जम्मू में हाल के हमलों का राज्य में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्या उनसे कोई संबंध लगता है? देखिए ये तो आप केवल गेस कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ एविडेंस तो होता नहीं कि ऐसे लिंक हो। जी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जितना हाई टर्नआउट रहा है जम्मू और कश्मीर में, लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया है इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में, उससे जो एक विंडिकेशन मिला कि नहीं 370 के बाद से पूरा एक वो सारा फेज गया और अब लोग काफ़ी आ रहे हैं वोट करने के लिए। कई दशकों के बाद आपने देखा इस तरह का टर्नआउट, तो उससे जो विंडिकेशन मिला, अब उससे ऑब्वियसली जो लोग जम्मू और कश्मीर में शांति नहीं चाहते उनको प्रॉब्लम तो है, तो वो चाहेंगे कि कुछ डिस्टर्ब करें यहाँ पे चुनाव के पहले। सितंबर 30 से पहले चुनाव होना है, तो वो चाहेंगे इस तरह का माहौल क्रिएट करना। और भी कई रीजंस होते हैं उनके टैक्स के, लेकिन ये कि थोड़ा डिस्टेबलाइज करके रखे, माहौल ख़राब करे, ये आप जानते हैं पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, उनको काफ़ी बड़ा सेटबैक मिला होगा जब इतना टर्नआउट हुआ लोकसभा इलेक्शन में जम्मू और कश्मीर में, कि ऐसे लगा कि लोग पार्टिसिपेट पूरा उसमें फुल्ली इंथुजियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हो सकता है, मतलब ये भी एक वन ऑफ द इंटेंशंस कह सकते हैं कि होगा। इससे पहले कि हम आज के एपिसोड को समाप्त करें, हम एक अपील अपने व्यूअर्स से करना चाहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग कोने से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लाकर दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर्स की नज़र हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर होती है और हम चाहते हैं कि हम ये काम और मजबूती से करें, जिसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे रही होगी। आपको बस क्लिक करना है और हमसे जुड़ना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।